बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था जॉइंट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, कि जो भी किसी भी प्रोसेस की जॉइंट कॉस्ट होती है, मतलब जितना हम लोग मटेरियल लगा रहे हैं उसके ऊपर लेबर कितनी लग रही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, तो ये सारे मिलकर उस प्रोसेस की जॉइंट कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन उस प्रोसेस से हम लोग आज एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसको हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब उस कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में कितना कितना एलोकेट करना है, उसके लिए डिफरेंट बेसिस हैं। इसके लिए हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। सबसे पहली जो हमारे पास बेस बनती है, जो नॉर्मली यूटिलाइज भी होती है सबसे ज्यादा, वो हमारे पास होती है फिजिकल मेजर्स मेथड। मतलब कि आप लोगों ने देखना है कि आप उस प्रोसेस से उन जॉइंट प्रोडक्ट्स के कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं। तो जितने यूनिट्स बनाएंगे आप किसी भी प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ यूनिट्स को बेस बनाकर आपने जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है। दूसरा मेथड हमारे पास होता है सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब एक प्रोसेस से दोनों प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आप प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट बी से स्प्लिट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर अगर हम उस प्रोडक्ट को, जॉइंट प्रोडक्ट्स को सेल करें, तो कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस हमें मिलेगी। उन सेलिंग प्राइस को आप लोगों ने बेस बनाना है, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हमारे पास क्या क्या वैल्यू होगी उनको बेस बनाकर, मतलब कितना रेवेन्यू हम इनसे अर्न कर सकते हैं, उस रेवेन्यू को बेस बनाकर हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। थर्ड एंड द लास्ट मेथड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये उस टाइम पर होगा जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट आपने दोनों प्रोडक्ट्स को अलग किया, लेकिन वो प्रोडक्ट उस पॉइंट पर सेल नहीं हो सकती, उन पर फर्दर प्रोसेसिंग करनी है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, और उसके बाद जाके वो सेल होंगी। तो जब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जाके सेल होना है, तो सपोज आपको उसकी प्राइस मिल रही है 20 रुपीज पर यूनिट, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग पे 5 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो फिर आपने उसके रेवेन्यू को ना स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर लेकर आना है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उसका रेवेन्यू क्या होगा कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग ना करें तो 20 - 5 = 15, ये उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो आप लोगों ने करना है सेल्स वैल्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बेसिस। इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कहा जाता है सेल्स वैल्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बेसिस। ये तीन मेथड्स हैं कि हम लोगों ने किसी भी प्रोसेस में मौजूद ज्वाइंट कॉस्ट को अपनी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में कैसे एलोकेट करना है। अब इन तमाम मेथड्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, एग्जांपल नंबर 3। अब देखें, हमारे पास हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ साथ कभी कभी बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो बाय प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो जॉइंट प्रोडक्ट्स की जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए जॉइंट कॉस्ट में से आप लोगों ने अपनी बाय प्रोडक्ट्स की सेल प्रोसीड्स को लेस कर देना है, और रिमेनिंग अमाउंट को आप जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर देंगे, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि ज्वाइंट कॉस्ट जितनी भी हुई सारी की सारी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को एलोकेट करो, और जो सेल प्रोसीड्स आ रही हैं फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट उसको अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करो। ये दो मेथड्स हैं। ये मेथड उस टाइम पर यूज करना जब क्वेश्चन में कहा जाए, अदरवाइज आपने ज्वाइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट्स की सेल प्रोसीड्स को लेस कर देना है। ऑलराइट। अच्छा, अब देखें यहां पर बहुत इजी सा चैप्टर है, इवन के क्वेश्चन तक बहुत इजी हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई द एनवी कंपनी प्रोसेसेस अ बेसिस रॉ मटेरियल थ्रू अ
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट यील्ड्स थ्री प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जी। मतलब हम लोगों ने एक मटेरियल इनपुट किया एक प्रोसेस के अंदर, और उस प्रोसेस की जो हमें आउटपुट मिली वो थ्री प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मिली, एक्स वाई एंड जी। There are no opening inventories and the products are sold at the split off point without further processing। और तीनों प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट करके हम इनको स्प्लिट करते हैं सेम टाइम पर वो सेल हो जाती हैं। मतलब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं करनी आप लोगों ने। मतलब थर्ड मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास कहते हैं कंपनी यूजेस फिजिकल मेजरमेंट मेथड फॉर एलोकेटिंग द जॉइंट कॉस्ट। फिजिकल मेजरमेंट मेथड मींस नंबर ऑफ आउटपुट। अब देखें क्या कहता है, इन द मंथ ऑफ जुलाई जॉइंट कॉस्ट हमारे पास कितनी हुई, 600,000 was incurred and 40,000 units, 20,000 and 60,000 units of product X, Y and Z were produced। अब इन तीनों में क्या उसने बताया कि किसी किस्म का कोई बायो प्रोडक्ट है, तो मतलब तीनों की तीनों ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारी। तो ये जो 600,000 है ये इन तीनों में जाकर हम लोगों ने एलोकेट कर देना है। बात क्लियर हो गई। अब एलोकेशन का मेथड कौन सा है उसने खुद आपको बता दिया, द मेथड ऑफ एलोकेशन इज फिजिकल मेजरमेंट मेथड। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जी के नंबर ऑफ यूनिट, सबसे पहले यूनिट, इसके यूनिट्स हमारे पास कितने, 40, 20 एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर जी 120। यहां पर आ जानी है उनकी ज्वाइंट कॉस्ट, यहां पर लिख दिया करें टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। अब किसी किस्म की कोई बाय प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, तो आप टोटल ज्वाइंट कॉस्ट यहां पे लिखते हैं। अब आपने इस 600 को एलोकेट करना है एक्स वाई जी में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक्स का शेयर कितना बनेगा, 40 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 600। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200। यहां से 20 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 600,000 इज इक्वल टू 100 and 60 by 20 and multiplied by 600,000 is equal to 300। ये कंप्लीट हो गए हैं। ऑलराइट, ये एलोकेशन हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेजरमेंट बेसिस। बात क्लियर सब बच्चों को। अच्छा, इसने यहाँ पे क्या किया, और इसने सेम वैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड किए, ये यहां पर उसने ज्वाइंट कॉस्ट फाइंड कर ली। तो उसने पहले पर यूनिट ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। कैसे, 120,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 600,000 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करता गया। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये इनकी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। ऑलराइट, the next one is example number 4। Tracy company manufactures joint products X and Y as well as a byproduct Z। अब इस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट्स आ गई। कहते हैं cumulative cost data for the period show ₹204,000 incurred in refining department। अब ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है 204,000। अब आपने इस 204,000 को एक्स एंड वाई में एलोकेट करना है, जी में नहीं एलोकेट करना। बाय प्रोडक्ट्स को किसी किस्म की कॉस्ट नहीं दी जाती, ओके, क्योंकि ये इंसिडेंटल प्रोडक्ट होती है, हम इंटेंशनली इसको नहीं बनाने जा रहे, इसलिए इसको किसी किस्म की कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करनी आप लोगों ने। फिर कहते हैं कॉस्ट आर असाइन्ड टू एक्स एंड वाई बाय वॉल्यूम मेथड, मींस दैट नंबर ऑफ यूनिट्स। फिजिकल मेजरमेंट मेथड के मुताबिक हम लोग लेके चलेंगे। प्रोडक्ट एक्स के 8,000 यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट वाई के 10,000 यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट जी के 2,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। जबकि आपसे क्या कहता है कि इन प्रोडक्ट की पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, तो इस बाय प्रोडक्ट से हमें सेल प्रोसीड्स कितनी मिलनी है। इस 9600 के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है
तो आप लोगों ने इसको डिडक्ट कर देना है फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट। तो ज्वाइंट कॉस्ट इन टोटल मेरे पास कितनी थी 204,000, उसमें से 9600 लेस करें 194, इसको जाकर हम लोग एलोकेट करेंगे। गॉट इट। अच्छा, अब नंबर ऑफ यूनिट्स उसने हमें बता दिए, तो क्या मैं इनको 20,000 के मुताबिक जाके नंबर ऑफ यूनिट्स से एलोकेट करूं? नहीं। कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स? एक्स एंड वाई 18,000। तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास क्या बनेगी 194 400 डिवाइडेड बाय 18,000 10.8 8,000 multiplied by 10.8 and 10,000 multiplied by 10.8। इसकी प्रोडक्ट एक्स की ज्वाइंट कॉस्ट आएगी 86 400 एंड, और अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 194 400 बन जाएगा। ओके होगी बात? कोई मुश्किल चीज? जी ये खुद बता दिया इसने, टोटल कॉस्ट कैमुलेटिव कॉस्ट, तो ज्वाइंट कॉस्ट है ये इन टोटल पूरे प्रोसेस की। हाँ जी 10.8 और ये नंबर ऑफ यूनिट्स है मल्टीप्लाई किया, और प्रोडक्ट जी को क्या वैल्यू हम लोग दे रहे थे 9600, और ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट बन गए। ओके, नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 5। BC produces 3 joint products XYZ, समझ लें। Total joint products cost of November is this unit produced and unit sale price at the split of point work। अब उसने नंबर ऑफ यूनिट्स भी बता दिए और साथ में उनकी सेल प्राइस भी बता दी। कंपनी इज यूजिंग सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड फॉर एलोकेटिंग द ज्वाइंट कॉस्ट टू ऑल ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। तो इसमें किसी किस्म की क्या कोई बाय प्रोडक्ट्स है? नहीं। तो फिर जितनी भी ज्वाइंट कॉस्ट है सारी की सारी एलोकेट होगी किस में? इन तमाम प्रोडक्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। लेकिन ये जो बेसिस है ये अकॉर्डिंग टू 22 12.5 12.8 नहीं होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, कि आप इस मंथ में इनसे टोटल कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे। मतलब एक किस्म की वेटेड एवरेज के मुताबिक चलना है। आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को भी साथ में लेके चलना है। तो आपने 2 कॉलम बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं, यूनिट्स सेल प्राइस पर यूनिट। अगला कॉलम आपके पास बनना चाहिए रेवेन्यू, और वो कैसे आएगा? इनको मल्टीप्लाई करके यहां पर आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ये जरा फाइंड करके बताइएगा। 132,000, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज 100,000 एंड द लास्ट वन इज 128 and the total revenue is 360,000। ये बात क्लियर? अब इस रेवेन्यू को बेस बनाकर आपने कैलकुलेट करना है ज्वाइंट कॉस्ट पर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट। अब ये कैसे आएगी आपके पास? अगर आप लोग फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 132,000 डिवाइडेड बाय 360,000 मल्टीप्लाइड बाय 216,000, तो ये वैल्यू क्या आएगी 79200 ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन। फिर 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 216,000 60 जी। द लास्ट वन इज 76800, तीनों का ऐड करें तो सेम 216,000 आ जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो एक एडिशनल यहां पर कॉलम भी बना सकते हैं एलोकेशन की परसेंटेज का।
और वो एलोकेशन की परसेंटेज कैसे, मतलब ये एक एडिशनल कॉलम है, चाहे तो बना ले चाहे ना बनाए। अब ये कैसे आएगी कि 132,000, मतलब इस रेवेन्यू की परसेंटेज देखें अकॉर्डिंग टू टोटल रेवेन्यू। 132,000 डिवाइडेड बाय 360,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 36.7%। जी नेक्स्ट, 100 डिवाइडेड बाय 360, 27.8, and the last one is 35.6, ये 5 बनेगा और ये टोटल 100% बनेगा। ओके ओके। अब ज्वाइंट कॉस्ट की टोटल वैल्यू की ये परसेंटेजेस आप यहां पर लेते जाए, मैं 216,000 का 36.7% ये वैल्यू आ जाएगी, 216,000 का 27.8% ये वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट। अच्छा ये ऑप्शनल है भाई, चाहे तो आप लोग कैलकुलेट कर लें चाहे ना करें, बात क्लियर। लेकिन अगर आप इस तरह से चलते हो तो राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज हैं। एनी प्रॉब्लम? ये आ गए आंसर्स। अब देखें इसने ये एक्यूरेसी लाने के लिए डेसिमल के बाद देखें कितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आप ये परसेंटेज ना बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द स्टार कंपनी मैन्युफैक्चर 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल रॉ मटेरियल, अ समरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शोज आउटपुट इन किलोग्राम्स। ये टोटल आपको आउटपुट मिल गई, हर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स, उनकी सेलिंग प्राइस मिल गई पर किलोग्राम। फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स SKA और मटेरियल इन टोटल बता दिया, मतलब SKA में उसने उसको एलोकेट नहीं किया, वो फिर हम करेंगे। साथ में उसने लेबर बताई, कुछ एलोकेशन कर दी और टोटल बता दी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, कुछ एलोकेशन हो गई लेकिन साथ में टोटल भी बता दिए। फिर कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, वो ये आ गए और साथ में टोटल बता दिए। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं ऑल separable cost have been assigned to products but the joint cost has not been allocated। कहते हैं जो कॉस्ट हम सेपरेट कर सकते थे ना वो मैंने आपको बता दी है SKA में, लेकिन जो इनकी ज्वाइंट कॉस्ट थी ना वो हम लोगों ने एज इट इज रहने दी। फिर क्या किया, ऑल ऑफ द ईयर्स आउटपुट वाज सोल्ड, मींस दैट किसी किस्म का क्लोजिंग मौजूद नहीं है। जितने भी यूनिट्स बनाए 80,000, 200,000 एंड 160,000, सारे के सारे सेल कर। क्लियर। फिर ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट आफ्टर एलोकेटिंग द ज्वाइंट कॉस्ट बाय सेल्स वैल्यू मेथड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। अब इसके लिए सबसे पहले तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, देखें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए रेवेन्यू कैलकुलेट करना मसला नहीं था। कैसे आप लोग करते, SKA, क्योंकि यहाँ पे टोटल भी लिख सकते थे। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कैसे आएगा, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 इज इक्वल टू 60,000, 200,000 and 240,000 and the total is 500,000। ओके। अच्छा अब इसमें से लेस करेंगे हम लोग इनकी कॉस्ट। अब ये देखें कि भाई इस प्रोडक्ट एस की कॉस्ट क्या बनेगी। अच्छा ये तो कंफर्म है कि ये कॉस्ट बनी हुई है, सेम केस विद के एंड ए, लेकिन इसके साथ साथ इसकी ज्वाइंट कॉस्ट भी है और आपने इनकी ज्वाइंट कॉस्ट को भी लिखना है। अब वो ज्वाइंट कॉस्ट कैसे आएगी, सबसे पहले तो आप यहां पर लिख लें कॉस्ट में इसके डायरेक्ट लेबर जो गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड जो गिवन है वो तो आप एज इट इज लिख लें, 3
20, 30, 2, मैं ऑल अमाउंट से ₹1000 लिख दूंगा, 10, 16, 15, 34, 30। हाँ जी, ओके। और अब इनका टोटल भी आ सकता है। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है ना कि ये ज्वाइंट कॉस्ट है, क्योंकि इसको एलोकेट अभी तक नहीं किया गया। ये बात तो कंफर्म है कि अगर मैं ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन की जब बाद में जाकर बात करूंगा, ये जरा पॉइंट अच्छे से सुन लेना। ज्वाइंट कॉस्ट, उसमें एक तो आ जाएगा मटेरियल, और वो मटेरियल हमारे पास इन टोटल कितना आ रहा है, 90,000। ओके। अच्छा, क्या आप इसका टोटल करके मुझे बता सकते हैं? इसका टोटल बताएं। 53। जबकि यहां पर इसका टोटल कितना था, बात सुन लेना जरा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे मिस्टेक हो गई है, कि भाई हम सपोज करें कि भाई यहाँ पे 30,000 आ जाता तो ये 80 बन गया था, और यहाँ पे उन्होंने बाय चांस उसको 3000 कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है, उसने आपको पहले ही बताया कि भाई जो कॉस्ट सेपरेट हो सकती थी वो मैंने कर दी, और अगर मैंने नहीं की तो वो ज्वाइंट कॉस्ट है। क्लियर? तो आपकी इस लेबर में से आउट ऑफ 80, 53 सेपरेट हो चुकी है, तो रिमेनिंग कॉस्ट कितनी बच गई? तो वो 27 ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट बनेगी, लेबर। गॉट इट? फिर इसी तरह से मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इन टोटल कितने, टोटल कितने 40। मैंने कितने एलोकेट कर लिए, तो बाकी कितने बच गए मेरे पास? 17। 17 वेरिएबल ओवरहेड ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट बने। क्लियर? फिर लास्ट वन, टोटल 115, हमने कितने एलोकेट कर लिए? 79 जी। और बाकी कितने बच गए? फिक्स्ड ओवरहेड 30, और एंड टोटल ज्वाइंट कॉस्ट इज 17। इसको एलोकेट करना है, मतलब जस्ट 90 को नहीं करना था, आपने बाकी तमाम कॉस्ट में से भी उनकी ज्वाइंट कॉस्ट का पोर्शन पहले कैलकुलेट करना था। हाँ जी, ये वर्किंग समझ आ गई सब बच्चों को? अब इस 170 की एलोकेशन करेंगे, और वो एलोकेशन होगी एस के एंड ए में ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। अब आप आओगे एलोकेशन की तरफ। ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, और ये एलोकेशन कैसे होगी? एस के ए, रेवेन्यू की वैल्यू 60, 200, 240, टोटल 500, ज्वाइंट कॉस्ट 170, 60 by 500 and multiplied by 170 जी, 20.4। next one 68 and the last one 81.6, और ये हो गया। ओके। अब इसकी जाके ये ज्वाइंट कॉस्ट यहां पे लिखे, ज्वाइंट कॉस्ट। फर्स्ट वन इज 20.4, 68, 81 पॉइंट, टोटल यहां से टोटल बन रहा था, और इधर टोटल बन रहा था 79। अब ये आ जाएंगी आपके पास टोटल कॉस्ट। हाँ जी, ये से 3 + 2 15 + 20.4 40.4 जी। नेक्स्ट 132 157.6
330। क्लियर। अब आ जाए इनके ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ। हाँ जी, एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑफ रुपीज। हाँ जी। हम्म 82.4 एंड द लास्ट वन इज 17। मतलब ये टोटल इनका यही बनता है। ओके हो गई बात। आई होप कि अब आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ आ चुका। डन। एग्जाम्पल नंबर 7। Two joint products JP1, JP2 are produced from a common process. During March, 8,000 units of material were input to the process. Total cost of processing, direct material and conversion cost were rupees 135,880. Output was 5,000 units of JP1 and 3,000 units of JP2. JP1 has sales value of 40 per unit when it is output from the process and can be sold for rupees 120 per unit. After further processing, cost of rupees 25 per unit. JP2 has a sales value of rupees 55 per unit when it is output from the process. मतलब जैसे इसको प्रोसेस है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वहां की सेलिंग प्राइस है उसकी 55, लेकिन अगर इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जाए तो ये 80 में सेल हो सकता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी 15। अब आप लोगों ने ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है फिजिकल मेजरमेंट मेथड के मुताबिक। जल्दी से ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन करके दिखाएं। हाँ जी। नहीं, हमसायों को भी साथ मिला लो। ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन फिजिकल मेजरमेंट बेसिस। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी करें। अच्छा, फर्स्ट मेथड हमारे पास था फिजिकल मेजरमेंट मेथड। बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपने सिंपली ये देखना है कि ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। तो टोटल इनपुट थी ना 8,000 की, तो इस 8,000 से 5,000 यूनिट्स बन गए JP1 के और 3,000 बन गए। इट मीन्स दैट किसी किस्म का लॉस भी नहीं हुआ, नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी नहीं, और किसी किस्म की कोई बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं बनी। और हमने ये जो अपनी टोटल कॉस्ट है उसको इन नंबर ऑफ यूनिट्स पे एलोकेट कर देना था। तो हम लोग लिखते JP1 JP2, इनके नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते 5,000 एंड 3,000, टोटल 8,000। जहां पे हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट आ जाती 135,880। अब इसको एलोकेट कर देते। फर्स्ट के लिए 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 135,880, तो आंसर आ जाता 8 4 एंड फॉर सेकेंड 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 135,880 509। ये इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है जो हम लोगों ने 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। हाँ, अब अगर आपसे पूछा जाता कि भाई हमें इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, तब ऐसा हो सकता था कि आप यहां पे लिखते JP1 JP2 उनकी रेवेन्यू की वैल्यू। अब कैसे आते हैं 5। अब रेवेन्यू कौन से वाला, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट या फिर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इस वजह से अभी उसने आपको ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा कैलकुलेट करना है। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट जरा चलते हैं। अगर हमने इस 135,880 की एलोकेशन करनी हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा।
एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाएं। अब सेकंड मेथड के अंदर आप लोगों ने जब जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना था, तो उसके लिए ना आपने सबसे पहले भाई रेवेन्यू कैलकुलेट करना है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इसके लिए आपसे कहा गया है, ये आपके प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, उसके यहाँ पे लिख लिया करें यूनिट्स। ये यूनिट्स हैं 5000, ये यूनिट्स हैं 3000 टोटल। यहां पर आ जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। इसकी सेलिंग प्राइस है 40, इसकी सेलिंग प्राइस है 55। यहां पर आना है उसका रेवेन्यू। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 200,000 and 55 multiplied by 3 is equal to 165,000. Then total revenue is 365,000 और ज्वाइंट कॉस्ट आपके पास आ रही है 135,880। अब एलोकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? तो ये आएगा 200 डिवाइडेड बाय 365 multiplied by 135,880. The answer is 74455। ये है इसकी कॉस्ट। फिर हमारे पास आ रहा है 165 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 135,880। या अब ये दो ही चीजें थी, 135,880 में से ये माइनस कर दो तो रिमेनिंग सारी प्रोडक्ट 2 को चली जाएगी। कितनी अमाउंट? 61425। ये एलोकेशन हो गई है। एनी प्रॉब्लम? चले, अब आप लोगों ने ये एलोकेशन करके देनी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एलोकेशन करनी है ज्वाइंट कॉस्ट की ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जल्दी करें। अब जब एनआरवी की बेसिस के ऊपर आप लोग जाएंगे तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो सेलिंग प्राइस थी, अब आप लोगों ने ये नहीं लेनी। अब बेसिकली आप लोगों ने जाकर लेनी है एनआरवी, और वो आप लोगों के पास बनेगी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 120 लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 25। द आंसर इज 95। अब यहां पर आप लोगों के पास ये आंसर चेंज हो जाएंगे। ये वैल्यू आएगी 95 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 80, लेस करेंगे 15 तो इसकी एनआरवी बन जाएगी पर यूनिट 65। अब इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करें। 95 इंटू 5000 इज इक्वल टू 475। 65 इंटू 3 एंड द टोटल इज क्या? 670। 475 divided by 670 multiplied by 135,880. Value is and 195 divided by 670 multiplied by 135,880 या फिर remaining value which is और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, वॉल्यूम ऑफ फिजिकल मेजरमेंट बेसिस, ये अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर ये प्रोसेस अकाउंट उसने हमें बना कर दे दिया। सिंपल सा प्रोसेस अकाउंट है कि 8000 के यूनिट से हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट आ रही थी ये। उसके बाद दो किस्म के प्रोडक्ट्स थी, कोई आपके पास लॉसेस नहीं थे, कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लोगों के पास नहीं थी। तो आपने JP1 JP2 के नंबर ऑफ यूनिट्स और उनके सामने उनकी कॉस्ट को रख दिया। फिर जब दूसरे मेथड पे गए सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, तो फिर इसमें हमारी जो अजम्पशन होती है वो होती है कि नो फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड एंड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये हमारी अजम्पशन होती है यहाँ पर। तो हम लोगों ने इनका रेवेन्यू कैलकुलेट किया, टोटल रेवेन्यू आया। टोटल रेवेन्यू को बेस बनाकर हम लोगों ने ये इनकी कॉस्ट की एलोकेशन कर दी। कोशिश क्या करें कि आप ये वर्किंग जरूर शो किया करें उसको कि ये कॉस्ट की एलोकेशन किस तरह से हम लोग करते हैं। फिर हमारे पास इसका जब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही बनेगा, सिर्फ फर्क क्या होगा कि ये वाली कॉस्ट चेंज हो रही होती है बस।
उसके अलावा बाकी सारा सेम है। फिर थर्ड मेथड पर गए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करके हम लोगों ने ये रेवेन्यू कैलकुलेट किया, ये टोटल एसेट्स हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई, इसको बेस बनाकर ये इनकी एलोकेशन हो गई, और यही कॉस्ट अब हमारे प्रोसेस अकाउंट्स का पार्ट बन जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? ये एग्जांपल नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व की। एग्जांपल नंबर 9 सेम ऐसी ही एग्जांपल है, सिर्फ इसमें ना एक चीज का फर्क है कि इससे पहले आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स थी। अब इसमें क्या है कि आप लोगों के पास अब मटेरियल की इनपुट कितनी है, पहले कितनी थी? अच्छा, अभी भी वही 5000 यूनिट बन रहे हैं जेपी 1 के, 3000 यूनिट बन रहे हैं जेपी, तो 8000 मटेरियल यूज हो गया। तो रिमेनिंग 1000 यूनिट से आप लोगों की एक बाय प्रोडक्ट बनी। अच्छा, आपकी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम सेम है जो इससे पहले थी, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई कि जो बाय प्रोडक्ट है ये आप सेल करते हैं 1.58 पर यूनिट के हिसाब से, और कंपनी की पॉलिसी क्या है, ट्रीट द प्रोसीड्स एट द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट एज अ रिडक्शन ऑफ ज्वाइंट प्रोसेस कॉस्ट। ऑलराइट, अब उसने पॉलिसी खुद बता दिया आपको। अब क्या करना है, apportionment of the process cost between the joint products on the basis of sales value at the split of point। स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके सर। अच्छा, इस प्रोसेस में ना सबसे पहली बात आप लोगों ने ये देखना है कि आपने कौन सी कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट एलोकेट करनी है वो कितनी थी, 135880। फिर देखा करो कि बाय प्रोडक्ट्स की सेल प्रोसीड्स क्या हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स की सेल प्रोसीड्स क्या है हमारे पास, बाय प्रोडक्ट है 1000 यूनिट्स, पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 1.58, तो सेल प्रोसीड्स कितनी आ जाएंगी, 1580। ये अपनी जॉइंट कॉस्ट में से लेस कर दिया करो, सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट्स अपनी ज्वाइंट कॉस्ट में से लेस, तो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 300। ये वो कॉस्ट है जो आपने एलोकेट करनी है। ऑलराइट, चाहे जो मर्जी मेथड हो, लेकिन एलोकेशन इस कॉस्ट की होगी। अब हमारे पास मेथड कौन सा था, नेट रियलाइजेबल सेल्स वैल्यू। उसके लिए बिल्कुल सेम सेम मेथड आना था, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ यूनिट्स 5000, नंबर ऑफ यूनिट्स 3000, टोटल 8000, नेट रियलाइजेबल सेल्स वैल्यू। प्रोडक्ट 1 के लिए हमारे पास आएगी 120 माइनस 25, 95, एंड प्रोडक्ट 2 के लिए आएगी 80 माइनस 15 इज इक्वल टू 65। वैल्यू बनेगी इनकी हमारे पास 4, और इसकी 195, टोटल वैल्यू बन जाएगी 670। और जो कॉस्ट एलोकेट करनी है वो है हमारे पास 134,300, और 475 डिवाइडेड बाय 670 मल्टीप्लाइड बाय 134,300, वैल्यू इज, एंड द रिमेनिंग अमाउंट चार्ज कर देंगे प्रोडक्ट 2 को, विच इज 39087। ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑलराइट, आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आ चुका है। अब इसका जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा उसमें 5000 3000 ये वाली दोनों कॉस्ट लिखोगे, और बाय प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने नॉर्मल लॉस की तरह ट्रेड करना था। तो नॉर्मल लॉस की तो सेल प्रोसीड्स लिखा करते थे, इसकी भी जाकर सेल प्रोसीड्स लिखोगे तो ये आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट के इक्वल बन जाएगा। बात क्लियर होगी सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट? अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 8 पर, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करें। फिजिकल यूनिट बेसिस हम लोगों ने यूज करनी है। In a joint process, two joint products are made, product A and B. No inventory of work in process. Information relating to last month's production is set out in the table below.
800 ओपनिंग यूनिट्स थे, वर्क इन प्रोसेस कुछ नहीं है, लेकिन फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है 800 के थे एंड 700, क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दी, और जो यूनिट सेल किए हमें वो बता दिया। साथ में कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट इन द मंथ इज ₹144,000 and there are a portion between the joint products on the basis of units produced। तो जल्दी से मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को बेस बनाकर ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन बताएं फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना बस यही ट्विस्ट था कि ये जो 144,000 को हम लोगों ने अपॉर्चुनिमेंट करनी थी ना ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं थे। तो अगर आप लोग देखें ना, तो हम लोग इसकी इक्वेशन बनाया करते थे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कि जितने नंबर ऑफ यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने प्रोड्यूस किए, लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। ये बेसिक इसकी इक्वेशन होती है। अब अगर आप लोग यहां पे गौर करें, ओपनिंग गिवन, क्लोजिंग गिवन, सोल्ड यूनिट्स गिवन, तो प्रोडक्शन मिसिंग है। अब अगर आपने प्रोडक्शन को फाइंड करना है, इक्वेशन को हम चेंज कर लें, तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स। अब जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और जो ओपनिंग स्टॉक यहां पे ऐड हो रहा था ये दूसरी साइड पे जाकर लेस हो जाएगा। तो यूनिट सोल्ड आपके पास आ जाएंगे, प्रोड्यूस्ड आपके पास आ जाएंगे। कैसे? 800 लेस हो जाएगा प्लस 1200 प्लस 8000 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए? 8400। इसी तरह से 700 प्लस 300 प्लस 10,000 इज इक्वल टू, बस ये अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने कौन से यूनिट प्रोडक्शन मेथड जी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 18,000। अब देखिए 144,000 डिवाइडेड बाई 18,000, तो 8 रुपीज पर यूनिट। अब अगर हम लोगों ने कॉस्ट एलोकेट करवानी है, तो 8400 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड 9600 मल्टीप्लाइड बाय 8, द वैल्यू इज पहली 67200 एंड 76, और ये टोटल हो जाएगा 144,000। ओके हो गई बात? कोई इशू किसी को? ये बिल्कुल ऐसे ये आंसर आ गया आप लोगों के पास। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 10। हाँ जी, सॉल्व करें, एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 10, two joint products X and Y are produced from the common process. During July, 11,000 units of material were input to the process. Total cost of processing was rupees 100,000. Output 6,000 unit X, 4,000 unit Y, and 1,000 unit of a byproduct Q. X has a sales value of rupees 24 when it is output from the process, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उसकी सेल वैल्यू 24, y की सेल वैल्यू 12 एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इसी को कह रहा होता है व्हेन इट इज आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस, तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। कहते हैं Q हैज अ सेल्स वैल्यू ऑफ 1। कंपनीज पॉलिसी इज टू अपोर्शन joint cost based on sales value at the point of split off. 80% of the output of both X and Y was sold by the month end. The proceeds of sale of byproduct would be treated in one of the following ways.
मतलब दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देता है। जो ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है वो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर करनी है, लेकिन जो आप लोगों के पास बाय प्रोडक्ट की सेल प्रोसीड्स आ रही है उसको आप लोगों ने अदर इनकम के तौर पर भी ट्रीट करके बताना है कि आंसर क्या होगा, और साथ में आप लोगों ने उसको ज्वाइंट कॉस्ट में से डिडक्ट करके भी बताना है कि हमारे पास आंसर क्या है। ऑलराइट, जल्दी से सॉल्व करें। क्या यही तो आपने सोचना है कि उस 80% का क्या करना है। गुड, अच्छी बात है, इसी में कामयाबी है। चलें जल्दी जल्दी से सॉल्व करें, शाबाश। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बस एक छोटा सा ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट ये था कि हमने बनाए तो 6000 नंबर ऑफ यूनिट्स एंड, लेकिन सेल कितने की है, बस इतना एक छोटा सा ट्विस्ट था। लेकिन भाई जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई है वो इन टोटल कितनी हुई। सबसे पहली बात आती है कि ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कितनी होनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स मौजूद है, और बाय प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो 1 रुपी पर यूनिट। तो इससे हमें सेल प्रोसीड कितनी मिलेगी, 1000। पहला और प्रेफरेबल मेथड क्या है कि इसको ज्वाइंट कॉस्ट में से लेस कर दो। तो एलोकेशन कितनी कॉस्ट की होनी है, 99,000 की। किस में, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में। ऑलराइट भाई, आपकी इस मंथ की टोटल कॉस्ट 99,000 हो चुकी है। इस कॉस्ट को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपने नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने की है। कॉस्ट को इस बात से गर्ज होता है कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए कितने हैं। तो बनाए तो 6000 है ना, बनाए तो 4000 ही है ना, सब में एलोकेट करोगे। हाँ, ये अलग बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस करो। ये बात समझ आई है मेरी। आप लोगों ने जो 99,000 को एलोकेट करना है वो आपने तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के ऊपर करना है। तो इसके लिए इसका 80% से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इसको करना था एक्स वाई, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 3, ऐसी था 6 and 4, 6 4, टोटल 10,000। अच्छा, अब मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस विच इज 24 and 12, value is 144 and 48, the total is 192, cost allocation 99,000 की, और वो हमारे पास आएगी। प्रोडक्ट एक्स को कितनी कॉस्ट असाइन करें, 7 4 2 और 2 4। अच्छा, ये वो कॉस्ट है जो आपने एलोकेट कर देनी है दोनों प्रोडक्ट्स में। यहां तक समझ आ गई। अगर प्रोसेस अकाउंट यहां पर आप लोगों से पूछा जाता ना कि इसने प्रोसेस अकाउंट बनाए हैं, हाँ जी, प्रोसेस अकाउंट पूछा जाता तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से जाके सॉल्व कर लेते, और बाय प्रोडक्ट्स के सामने उसकी कॉस्ट नहीं लिखी जाती, उसकी सेल प्रोसीड्स लिखी जाती हैं, और ये वो कॉस्ट है जो हम लोगों ने एलोकेट की है। आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम लोग ना इससे इनका प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए ना कि कॉस्ट की एलोकेशन, उसका नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। जब आपसे पूछा गया प्रॉफिट, अब आपने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड देखने। तो मैंने अगर बात करूं एक्स एंड वाई की, एक्स वाई, और यहां पर रेवेन्यू की बात करें, तो अब मैं रेवेन्यू 144,000 नहीं ले सकता, क्योंकि इसका 80% आएगा जितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने सेल किए हैं, इसका 80%, और वो बनेगा मेरे पास, मतलब 6000 का 80% अगर कैलकुलेट करें तो 4800, 4800 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 115
200। और इसी तरह 4000 का 80% 3200 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 384 डबल, ये इनका टोटल रेवेन्यू। ऑलराइट, अब जब कॉस्ट लेस करने की बारी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल 74250 एंड 24750 नहीं होगी, इनका भी 80%। मतलब आप यूं देखें ना कि यहां पर आती है कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, ओपनिंग तो कोई है नहीं, ओपनिंग कोई है नहीं, परचेजेस मौजूद है, मतलब प्रोडक्शन मौजूद है, लेस उसमें से क्लोजिंग भी तो मौजूद है। अब आपके पास 20% यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में भी तो मौजूद है, वो लेस नहीं होंगे। तो जो कॉस्ट आपने एलोकेट की हुई है 74250, ये टोटल 100% यूनिट्स की कॉस्ट है। आपको कितने यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए जो आपने सेल की है? 80%, तो इसका 80% फाइंड कर लो। नहीं समझ आए? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए रेवेन्यू अगर 80% का ले रहे हो तो कॉस्ट भी तो 80% यूनिट्स की लो। बाकी तो हमने सेल ही नहीं की है, तो उनकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट तो नहीं बनेगी ना, लेकिन टोटल कॉस्ट का पार्ट है वो। अच्छा, अब वैल्यू बताओ। 594 डबल और 24750 का 80% 198। अब यहां से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, विच इज 558 और 18600 and the total gross profit is 744। अब ये बात क्लियर? अच्छा, अब ये एक मेथड था। दूसरा मेथड आप लोगों के पास क्या था कि आपने उस 1000 को यहां से लेस नहीं करना। तो अब हम लोगों ने जो एलोकेशन करनी है ना, वो 100,000 की करनी है इन बेसिस पर। तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, यहां पर आएगा और रिमेनिंग 25,000 अभी भी बिल्कुल वैसी। अब रेवेन्यू सेम रहेगा, लेकिन अब ये कॉस्ट चेंज हो चुकी है। 75,000 का 80% 60,000 और 25,000 का 80% 20,000। अब आपके पास ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। हाँ जी, ये वैल्यू 552 और 184 ऐड करें 736 प्लस ये ग्रॉस प्रॉफिट है प्लस अदर इनकम। पहले नहीं थी तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन अब है, क्योंकि अब नहीं है ये। अच्छा, इसने ये बताया आउटपुट ऑफ बोथ एक्स एंड वाई वाज सोल्ड बाय द मंथ एंड। इसने बाय प्रोडक्ट का नहीं बताया कि क्या बाय प्रोडक्ट भी 80% है, क्या ऐसी कोई बात की? तो बाय प्रोडक्ट सारी की सारी जाती, 80% मेन प्रोडक्ट्स का लेना था, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का, और बाय प्रोडक्ट 100% चली जाएगी। क्लियर? इसीलिए इसमें से मैं 1000 ही, अब अदर इनकम है तो वो ऐड हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बन जाएगा 74,600। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स काफी सारी एग्जांपल्स वगैरह हम लोगों ने सॉल्व कर ली, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई। एक तो जरा इसकी लास्ट एग्जांपल 11 ये आप लोगों ने जरा देख लेनी है, और जो मेन आप लोगों का फोकस जाना है ना, वो कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल्स पर, और आप लोगों ने फर्स्ट 4 कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 आप लोगों ने सॉल्व करके आनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह।